नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं भारत खबर, जहां खबरें शोर में नहीं, सन्नाटे में सुनी जाती हैं। आज की न्यूज में हम 9 दिसंबर 2025 की राजनीति के उन मुद्दों पर नजर डालेंगे जिन्हें आपने ट्रेंडिंग में कम देखा, लेकिन इनका असर आपकी जिंदगी पर ज्यादा पड़ेगा। पहली खबर, मोदी सरकार, विदेश नीति और नए समीकरण। दोस्तों, देश की राजनीति में जब भी शोर बहुत बढ़ता है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक चल रही है। ऐसी ही एक बैठक इस हफ्ते हुई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत। कहा गया कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। तेल, व्यापार, रक्षा, सब पर बातें हुई, लेकिन इन सब के बीच भारतीय उपभोक्ता यह समझ नहीं पाता कि भारत के लिए सस्ता तेल ज्यादा अहम है या महंगी महंगाई। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ प्याज के दाम से लेकर गैस सिलेंडर तक सब कुछ तेजी से बढ़ ही रहा है। इस हफ्ते प्रधानमंत्री एक और मंच पर दिखाई दिए, हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करना है। जनता सोच रही है, औपनिवेशिक मानसिकता मिट रही है या सोशल मीडिया पर डर और नफरत का कारोबार बढ़ रहा है। दूसरी खबर, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश और विकास की राजनीति। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यस्तता बढ़ी हुई है। किसी दिन अलीगढ़ में जनता से मिलते दिखाई देते हैं, किसी दिन किसी कार्यक्रम में ये बताते दिखते हैं कि उत्तर प्रदेश अब निवेश का गढ़ बन चुका है। एचटी लीडरशिप समिट में योगी ने 1992, राम मंदिर, कानून व्यवस्था और विकास, सब पर बातें की, लेकिन सवाल वही है, निवेश तो आ रहा है, रोजगार कब आएगा? गांवों में बच्चे आज भी पढ़ाई छोड़कर शहरों की धूल फांक रहे हैं और शहरों में लोग महंगाई की धूल झाड़ते झाड़ते थक चुके हैं। इस बीच यूपी में वोटर लिस्ट की कवायद भी तेजी से चली। घर घर जाकर सत्यापन, नई सूचियां, पुरानी हटाई गई एंट्रियां। लोकतंत्र में मतदाता की आवाज सबसे जरूरी होती है, लेकिन अक्सर वोटर लिस्ट ही गायब मिलती है। 3, नीतीश कुमार और बिहार की राजनीतिक धड़कन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस हफ्ते बक्सर के नवानगर एसईजेड प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते दिखे। विकास योजनाओं, उद्योगों, फैक्ट्रियों और नौकरियों के सपने फिर से सुनाए गए। बिहार में 10 लाख नौकरियों की बात सालों से होती है, आज भी होती है। लोग पूछते हैं, क्या ये नौकरियां सिर्फ भाषण में आती है या कभी ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा? इस हफ्ते राज्य के चुनाव से जुड़ी रिपोर्टों में एक और दिलचस्प बात सामने आई। कई उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड अब भी छिपाए जाते हैं। जब लोकतंत्र अपराधियों से भर जाए तो जनता का भरोसा किस पर बचेगा? चौथा हिस्सा, कांग्रेस, विपक्ष और राजनीतिक हलचल। कांग्रेस ने इस हफ्ते दिल्ली में बड़े प्रदर्शन और रैलियां तय की, ईवीएम, चुनाव आयोग और महंगाई जैसे मुद्दों पर। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखी टिप्पणी की। इतिहास, वंदे मातरम, आजादी, बहसें बड़ी थीं, लेकिन जनता की जेब फिर खाली थी। सबसे बड़ी आंतरिक खबर रही, नवजोत कौर सिद्धू का पार्टी से सस्पेंशन। टिप्पणी विवादित थी और पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की। नेताओं की जुबान फिसलती है, लेकिन जनता की उम्मीदें कब तक फिसलती रहेंगी? और राहुल गांधी, रायबरेली में नागरिकता को लेकर एक फिर से उठा कानूनी मामला। चुनाव आते ही विपक्ष पर कानूनी कार्रवाई पुरानी कहानी है, नए एपिसोड हर साल आ जाते हैं। आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? सरकार की ओर से इस पर एक अहम जानकारी सामने आई है। सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की गई है और न ही अभी इसकी कोई आधिकारिक तारीख तय है। लेकिन कर्मचारियों की मांग लगातार बढ़ रही है कि 2026 से पहले पहले 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाए, ताकि महंगाई भत्ते, डीए, बेसिक सैलरी और ग्रेड पे में बेहतर सुधार हो सके। सरकार का यह भी कहना है कि मौजूदा समय में वेतन तय करने का आधार पे मैट्रिक्स प्लस महंगाई भत्ता डीए पहले की तुलना में अधिक लचीला मॉडल है, इसलिए नए आयोग की जरूरत पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं है।
अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार 2026 के सामान्य चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला लेगी? क्या कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पर सुनवाई होगी? और क्या 7वें वेतन आयोग के बाद अगले सुधारों के लिए कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें कर्मचारियों की आय और व्यय के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार की चुप्पी, वही पुरानी प्रशासनिक चुप्पी, अभी भी बरकरार है। कर्मचारियों के लिए यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डीए जनवरी 2026 में रीसेट होना है और उसी साल जुलाई 2026 में अगला वेतन संशोधन अपेक्षित बताया जा रहा है। अर्थात अगर कोई घोषणा होती है तो 2026 ही सबसे संभावित साल माना जा रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सरकारी नौकरियों और रोजगार मेल की बड़ी खबरें, जिनसे जुड़कर आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काशी संसद रोजगार महाकुंभ 2025 की। आज यहां 20,597 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सभी शामिल हैं। इस मेले में 250 से अधिक कंपनियां आईटी, बैंकिंग, निर्माण और सेवा क्षेत्र से हिस्सा ले रही हैं। यहां तक कि विदेश के मार्केट्स, दुबई, शारजाह और ओमान से भी रोजगार के अवसर पेश किए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कितनों को नौकरी मिलेगी और कितनी स्थायी होगी, यह समय ही बताएगा। इसके बाद एक बड़ी खबर डीआरडीओ से। रक्षा अनुसंधान संगठन ने सीसेप्टम गैस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 764 वैकेंसी टेक ए, एसटीए बी और अन्य पदों के लिए है। आवेदन की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। अगर आपकी पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग या तकनीकी एक है तो यह सुनहरा अवसर आपके लिए है। निरंतर बढ़ते अवसरों में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 भी है। 25,487 पदों की घोषणा हो चुकी है। 10वीं पास उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सुरक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो यह मौका बिल्कुल न चूकें। यूपी में भी यूपीपीएससी ने 7,466 असिस्टेंट टीचर पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह भर्ती 15 विषयों में होगी। बेरोजगारी और शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। और दोस्तों, दिसंबर 2025 का महीना सरकारी नौकरी का माह बन गया है। रेलवे, होमगार्ड, आंगनवाड़ी और इंटेलिजेंस ब्यूरो सहित कई विभागों में हजारों रिक्ति पद खुले हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर लें, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के सरकारी रोजगार अपडेट। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने करियर के सुनहरे अवसरों को हाथ से न जाने दें। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लोकसभा में पेश। दोस्तों, थॉटफुल, आज लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश हुआ है जो अगर कानून बन गया तो देश की कॉरपोरेट दुनिया की आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि रोज रात 11 बजे आने वाला एक छोटा काम है या वीकेंड पर गिरने वाला अर्जेंट हाई अभी कर दीजिए। ये दोनों अचानक देश के सबसे बड़े अपराधों जैसी स्थिति में आ सकते हैं। जी हां, संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया गया है। इस बिल का सीधा मतलब है ऑफिस घंटे खत्म, मतलब काम खत्म। नहीं कॉल, नहीं ईमेल, नहीं मीटिंग, नहीं बॉस का मैसेज। ऑफिस टाइम के बाद अगर कोई काम आता है तो कर्मचारी यह कह सकता है, साहब कानून मना करता है, मैं काम पर नहीं हूं। क्या है बिल का मकसद? बिल का उद्देश्य एकदम साफ है। देश में बढ़ता वर्क स्ट्रेस, बर्नआउट, मेंटल हेल्थ का संकट और फैमिली टाइम की बर्बादी, इन सब पर विराम लगाना। आज भारत में लाखों कर्मचारी काम के लिए मोबाइल में बंधक बने हुए हैं। ऑफिस बंद होता है पर वर्कलोड की ड्यूटी घर तक पीछा करती है। इस बिल के अनुसार ऑफिस आवर्स के बाद बॉस या कंपनी कर्मचारी से कोई भी संपर्क नहीं कर सकती। अगर किया तो उसे उल्लंघन माना जाएगा। कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वे कॉल या ईमेल का जवाब न दें। कंपनी को कर्मचारियों के आराम, निजी समय और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना होगा। कौन लाया यह बिल? यह बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पेश किया गया है। अभी इसे पास होने में समय लगेगा, बहस होगी, संशोधन होंगे, पर इतना तय है
कि भारत में काम के बोझ, ओवरटाइम कल्चर और ऑन कॉल स्लेवरी पर चर्चा अब संसद तक पहुंच चुकी है। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर हजारों लोग कह रहे हैं, अभी तो हमने सोचा भी नहीं था कि भारत में ऐसा दिन भी आएगा। कुछ लोग मजाक भी कर रहे हैं, अगर ये बिल पास हो गया तो बॉस को सिर्फ सपनों में मिलने की इजाजत बचेगी। जबकि कई कर्मचारी कह रहे हैं, कानून तो ठीक है, पर कंपनियां इसे मानेंगी कैसे? भारत में रोजगार की स्थिति में कर्मचारी कितनी हिम्मत से ये अधिकार इस्तेमाल कर पाएंगे? सवाल बड़े हैं, पर शुरुआत छोटी नहीं है। कंपनियों का डर क्या है? कुछ उद्योगों ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहना पड़ता है। आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर, यहां काम अलग टाइम जोन पर चलता है। वे कहते हैं कि यह बिल बिजनेस की स्पीड को धीमा कर सकता है, लेकिन कर्मचारी पूछ रहे हैं, बिजनेस 24/7 एक्टिव रहना चाहिए कि स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण मानव स्वास्थ्य है या मुनाफा? अंत में एक बड़ा सवाल, अगर यह बिल कानून बन गया तो क्या भारत में काम और जीवन के बीच की वह महीन दीवार जो अब लगभग मिट चुकी है, क्या वह फिर से खड़ी हो पाएगी? क्या कर्मचारी यह अधिकार खुले मन से इस्तेमाल कर पाएंगे या बस कागजों में रह जाएगा? इंतजार रहेगा, बहस चलेगी, संसद फैसला करेगी, पर आज का दिन कर्मचारियों के लिए वाकई एक राहत की खबर लेकर आया है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के नए संभावित मॉडल टाटा सियारा के बारे में। क्या लोग इसे पसंद करेंगे? इसकी डिमांड कैसी है? और आखिर यह शोरूम में कब दिख सकती है? चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं पसंद और डिमांड की। टाटा मोटर्स की ईवी और एसयूवी गाड़ियों की डिमांड अब तक काफी तेज रही है। उदाहरण के लिए टाटा हैरियर ईवी के कुछ वेरिएंट्स में वेटिंग पीरियड 8 से 10 हफ्ते तक चला। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 में टाटा ने भारत में 9,191 इलेक्ट्रिक कारें डिलीवर की कंपनी के लिए अब तक का सबसे अच्छा महीना। इसका मतलब साफ है, अगर गाड़ी अच्छी हो, चार्जिंग सुविधा सही हो और टाटा ब्रांड का भरोसा हो, तो ग्राहक ईवीज की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी अगर टाटा च्यारा आएगी तो इसकी डिमांड बनने की पूरी संभावना है। खासकर युवा परिवार, शहरों में रहने वाले और टेक सेवी खरीदार इसे पसंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं शोरूम में इसे देखने की उम्मीद कब तक है। अभी तक टाटा च्यारा नाम से कोई आधिकारिक लॉन्च या प्रेस रिलीज नहीं मिली है, लेकिन टाटा मोटर्स लगातार अपनी ईवी लाइनअप बढ़ा रही है। अनुमानित टाइमलाइन कुछ इस तरह हो सकती है: 2025 से 26 घोषणा या प्रीव्यू, जैसे ऑटो मोबिलिटी एक्सपो में 2026, बुकिंग खुलना और डीलरशिप तक तैयारी 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत। शोरूम में उपलब्ध और ग्राहक डिलीवरी, यानी अगर सब योजना के अनुसार हुआ तो 2026 से 27 में हम इसे शोरूम में देख सकते हैं।